नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 51 पर चर्चा करेंगे जो कि सीसेट का टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल नौकरी करने के बाद 90 रुपए तथा एक शर्ट देगा। वह नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह एक शर्ट और 65 रुपए प्राप्त करता है। तो बताइए शर्ट की कीमत क्या है। समझेंगे, 1 साल अगर नौकरी करेगा तो उसको कितना मिलेगा, तो उसको 90 रुपए और एक शर्ट मिलेगा। ठीक, ये प्रश्न में बोला है। 1 साल मतलब क्या बोल सकता हूं, 12 महीना। 12 महीना अगर काम करता है तो 90 रुपए और एक शर्ट उसको मिलता है। लेकिन वो काम कितना महीना किया, 9 महीना। तो देखा जाए 9 महीना के लिए उसका पेमेंट कितना बनता था, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 9/12 इंटू 90 रुपए प्लस एक शर्ट। 12 महीना के लिए 90 रुपए प्लस एक शर्ट। तो यहां से 1 महीना के लिए क्या लिखते हैं आप, 1/12 इंटू 90 रुपए प्लस एक शर्ट। तो 9 महीना के लिए क्या हो जाएगा, 9/12 इंटू 90 रुपया प्लस एक शर्ट। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 3/4। तो 3/4 का 90 में गुणा कर दीजिए और 3/4 का शर्ट में गुणा कर दीजिए। ये मिल गया आपको। 9 महीना में देखा जाए तो उसका पेमेंट बनेगा 3/4 इंटू 90 प्लस 3/4 इंटू शर्ट। और ये जो पेमेंट है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक शर्ट और 65 रुपए के बराबर। एक शर्ट प्लस 65 रुपए के बराबर, क्योंकि 9 महीना में मिला कितना उसको, एक शर्ट और 65 रुपया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से एक शर्ट में से 3/4 शर्ट को घटा दीजिए। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/4। और यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कैंसिल करिए, नहीं हो रहा है तो 2 से करिए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। 135/2 माइनस 65। ये 65 प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा 1/4 इंटू 60 बराबर, यहां सिंप्लीफाई करिए, 65 दूनी हो गया 130। 135 में 130 घटेगा तो 5/2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो एक शर्ट का जो कीमत पड़ा उसको कितना रुपए पड़ा, 10 रुपए पड़ा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा प्रश्न था, करने का तरीका आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया गया। उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था। दी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या क्या है, x है। मान लीजिए संख्या है x। अब संख्या का 5/16, 5/16 मतलब कितना, 5/16x ज्ञात करने के लिए कहा गया। मतलब ये क्या होगा, सही संख्या होगी। गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया गया तो ये होगी आपकी गलत संख्या, क्योंकि गलती से 5/6 ज्ञात किया गया है। उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था। मतलब ये जो उत्तर है ये सही उत्तर से कितना है, 250 अधिक। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो दी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। x आपको निकालना है, या तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम नहीं लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 पंचे 80, 6 पंचे 30 और नीचे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 16। सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 में 30 गया, कितना आ जाएगा, 50x बराबर इधर पे कितना, 250। 50 पचे 250। x की वैल्यू 16 इंटू 5 इंटू 6। तो x की वैल्यू कितना, 16 इंटू 5 इंटू 6। तो 16 पंचे 80, 80 इंटू 6, 80 इंटू 6 हो गया कितना, 480। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी 480। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है। तो मान लीजिए दो भिन्न क्या है, x और y, ये भिन्न ही हैं। ठीक, इसको मैं भिन्न मान के चल रहा हूं। तो दो भिन्नों का गुणनफल मतलब x इंटू वाई आपको दिया है 14/15 और उनका भागफल x/y आपको दिया है 35/24।
मैं मान के चल रहा हूं x क्या है, 22 से बड़ा है, तभी तो x बटा वाई 35/24 है। अब यहां से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां से सिंप्लीफाई आप दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहां से क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24x/35 यहां पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया, x इंटू 24x/35 बराबर 14/15। तो x स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, 14 इंटू 35/15 इंटू 24। कट करिए इसको, 5 3 15, 5 7 35, 2 7 14, 12 दूनी 24, तो 49/36 ये मिल गया x स्क्वायर का मान। तो x कितना हो जाएगा, 7/6। तो x का मान कितना हो गया, 7/6। बड़ी भिन्न पूछा है और बड़ी भिन्न तो x ही है, चाहे तो आप y निकाल सकते हैं। तो y कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो 7/6 इंटू वाई बराबर 14/15। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 4/5 आया आपका दूसरा वाला भिन्न। तो बड़ा भिन्न क्या है आपका, 7/6। ठीक, इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के सही उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तर की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए, अब 20 प्रश्न के उत्तर उसने दिए, तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से करने का मतलब है, जैसे मैं सेकंड वाला ऑप्शन को उठाता हूं सीधे, तो यहां पे सही उत्तरों की संख्या 14 है, तो गलत उत्तर की संख्या क्या होगी, 6। सिंपल सी बात है, सभी प्रश्नों को हल किया, अगर मैं बोलता हूं सही उत्तर की संख्या 14, तो गलत उत्तर की संख्या कितनी होगी, 6। और बोला क्या है, सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, तो 14 के लिए कितना, 14 अंक, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है, तो 6 के लिए 6 अंक काट लिया जाएगा, तो 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8 अंक। क्या 8 अंक मिला है, बिल्कुल मिला है। अगर आप पहला वाला ऑप्शन को लेंगे, तो 20 में से अगर आप 16 प्रश्न सही किए तो गलत कितना किए, 4। 16 के लिए आपको 16 अंक मिला, और 4 के लिए आपको 4 अंक काट लिया गया, तो यहां पे कितने अंक मिले आपको, 12। क्या मिले हैं, नहीं मिले हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार से करना बहुत आसान होता है। चाहे तो इसका व्याख्या देख सकते हैं, ये देखिए व्याख्या अगर देखेंगे तो ये प्रोसीजर फॉलो किया है। ठीक, मान लेते हैं सही उत्तरों की संख्या क्या है, a, तो जो गलत होंगे उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 20 माइनस a। सिंपल सी बात है, सही अगर उत्तर a हैं तो गलत वाले कितने हो जाएंगे, 20 माइनस a, क्योंकि टोटल कितने हैं 20, इसमें से a मैंने सही किए तो गलत कितने किए, 20 माइनस a। अब सही के लिए मेरे को मिलता है 1 अंक, तो a सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलेगा, a इंटू 1, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो 20 माइनस a के लिए कितना अंक काट लिया जाएगा, 20 माइनस a इंटू 1। ऐसा करने पर मेरे को कितने अंक मिले, 8 अंक मिले। a को सिंप्लीफाई करेंगे तो a कितना मिल जाएगा आपको, 14। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है, प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है, उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो संख्या पद्धति पर आधारित हैं। थोड़ा दिमाग का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन से ही उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत आसान होता है। प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। अगर ऑप्शन लेते हैं 8, तो अगले दिन कितना खाएगा, 14, अगला दिन 20, अगला दिन कितना खाएगा, 26, और अगला दिन कितना खाएगा, 32। क्या सबको जोड़ने पे 100 आता है, देख लीजिए, 32 और 26 कितना हो जाएगा, 32 और 26 हो गया 58, 58 और 20 कितना हो जाएगा, 78, 78 और 14 कितना हो जाएगा, 92, 92 और 8 कितना हो गया, 100। बिल्कुल सही है, टोटल 100 आ रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी उठाएंगे तो 12 पहले दिन, अगले दिन 18, अगले दिन 24, अगले दिन 30, अगले दिन 36, इनको जोड़ेंगे तो 100 से ऊपर हो गया, मतलब ऑप्शन बी होगा नहीं। सी और डी तो आपको दिख रहा है कि हो ही नहीं सकता। पहले दिन 54 खाएगा और अगले दिन 6 बढ़ा दिया, तो 54 प्लस 6 60 हो गया। अगले दिन में
66 हो गया, 72 हो गया, 78 हो गया, सबको जोड़ने में 100, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन ए या बी हो सकता था। ऐसा चेक कर लीजिए, प्रोसीजर सोचेंगे फिर लगाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। प्रोसीजर से भी आ जाएगा। कैसे आएगा? पहले दिन आप मान लीजिए x अंगूर खाए, तो अगले दिन कितना, x + 6, फिर x + 12, फिर x + 18, फिर x + 24, इन सब का योग कितना होगा? 100। x निकाल दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल करें। इसको सरल करने बोल रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, बाकी जैसा लिखा है वैसा छोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 4 कितना, 9/5। 5 एकम 5 और 4 कितना, 9/5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 कहां जाएगा? ऊपर। बाकी जैसा लिखा है वैसा छोड़ दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 15/9। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। 9 दूनी 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा? तो 18 और 15 हो जाएगा 33, 33/9। अब 9 ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये देखिए 9 को ऊपर ले आइए, तो 9 दूनी कितना हो गया? 18/33। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 33 एकम 33 और 18 कितना हो जाएगा? तो 33 और 18 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 51। ठीक, 33 एकम 33 और 18 कितना? 51। 51/33, 33 ऊपर 51 नीचे, तो 1 + 33/51। सिंप्लीफाई करिए, कितना हो गया? 51 + 33/51 कितना आ जाएगा? 84/51। ठीक, अब 84/51 आया, ये कट रहा है क्या 3 से? 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28/17। देख लीजिए, 17 एकम 17। ठीक, 28/17 दिख रहा है कहीं पे आपको? 28/17, ये देखिए 17 एकम 17 और 11 क्या हो जाएगा? 28/17। तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा भाई। 84/51 और 84/51 कितना होगा? 28/17, और 28/17 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये आपका नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 6। बहुत आसान है, सबसे नीचे से स्टार्ट किया हूं। 5 एकम 5 और 4, 9/5। ये देखिए 9/5, 5 ऊपर आ गया तो 15/9 हो गया। 9 दूनी 18 और 15 कितना? 33/9। 9 ऊपर आ गया तो कितना हो गया? 18/33। ये देखिए, अब इसको सॉल्व किए, 33 एकम 33 और 18 कितना हो गया? 51/33। 33 ऊपर 51 नीचे, 51 एकम 51 और 33 कितना? 84/51। 84/51 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 28/17, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहां पे क्या दिया है आपको, वर्गमूल 4096 की वैल्यू आपको 64 दे दिया है। तो ये जो वर्गमूल 40.96, वर्गमूल 0.4096, वर्गमूल 0.004096, वर्गमूल 0.00004096, इन सभी का योग आपसे पूछा है दशमलव के 2 अंकों तक क्या होगा। तो देखिए आपको वर्गमूल 4096 दिया है 64, यहीं से आप सारी चीजें निकालेंगे। अगर मैं बोलूं 4096 डिवाइड बाई, अगर मैं लिखता हूं कितना? 100। अब इस पूरे का वर्गमूल अगर मैं बोलता हूं, इस पूरे का अगर मैं वर्गमूल बोलता हूं 4096 डिवाइड बाई 100 का वर्गमूल, तो आप क्या बोलेंगे कि 4096 का वर्गमूल 64 और 100 का वर्गमूल 10, मतलब 6.4 हो गया। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं ना 40.96। तो वर्गमूल 40.96 की वैल्यू 6.4 मिल गई। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं 4096 डिवाइड बाई कितना? 10,000, तो 4096 का वर्गमूल 64 और 10,000 का वर्गमूल 100, तो ये कितना हो गया? 0.0 क्या हो जाएगा? 0.64 हो जाएगा। और यही क्या लिखा हुआ है? यही तो लिखा हुआ है वर्गमूल 0.4096, तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई 0.64। उसी प्रकार ठीक मैं लिखता हूं 4096 डिवाइड बाई कितना? 60, तो इसका वर्गमूल 64 और 60 का वर्गमूल 30, तो ये हो गया 0.064, ये हो गई इसकी वैल्यू
0.064। उसी प्रकार आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो और सबको जोड़ दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपको दिखेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये डेटा आपको दिया है, इसको जब इससे भाग दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। ठीक, तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ज्यादा आसान है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 60, क्योंकि 2, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 ही आएगा। 2 से डिवाइड किया 30, 4 से डिवाइड किया 15, 5 से डिवाइड किया 12, 6 से डिवाइड किया 10। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 30 में 15 गया 15, 15 और 12 कितना 27, 27 में 10 गया 17, तो ये हो गया 17/60। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90। ठीक, 90 ले लेता हूं। 90 अब 5 से भाग दिया, कितना आ जाएगा, 5 से भाग दूंगा तो 5 एकम 5, 18 आएगा। 18 का 2 में गुणा 36। 9 से भाग दिया 10, 10 बचे कितना 50। 5 से भाग दिया कितना 18, 18 तिया कितना 54। 18 से भाग दिया 18 पंचे 90, 7 बचे 35। सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 36 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 14, प्लस 54 माइनस 35। फिर सिंप्लीफाई करिए, -14 प्लस 50 कितना हो जाएगा 40, 40 माइनस 35 कितना 5/90। अब बोला क्या है, 17/60 को भाग दे रहे हैं किससे, 5/90 से। तो 17/60, 90 ऊपर और 5 नीचे, 0 से 0, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया 51/10। ठीक, तो ये देख पा रहे हैं आप, 10 बचे 50 और एक कितना 51/10 ही तो लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13/48 किसके बराबर है। तो इस प्रकार का प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। ठीक, एक प्रश्न ये आप देख चुके हैं, ये देखिए सेम ऐसा ही प्रश्न आप पहले भी देख चुके हैं। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन यहां पे आपको बताना है कि किसको सॉल्व करने पर आएगा 13/48। ठीक, तो ये प्रश्न आप लोग खुद से कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हो तो वह पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो एक बात समझिए, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करेंगे, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और यहां कितना हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट का मतलब कितना हो गया 105 मिनट। इन चारों का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। चूंकि सब मिनट में थे, ये देखिए सब मिनट और घंटा ऐसा मिक्स दिया हुआ था, तो मैं सबको क्या किया मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 घंटा में 60 मिनट, 1.5 घंटा में 90 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 60 मिनट और 45 मिनट को जोड़ देंगे, कितना आया 105 मिनट। इन चारों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो मिलेगा वो होगा छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित। और ये जो 12 बजे का समय है, इसमें एलसीएम को क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये चारों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, इसका मतलब 12 बजे के जस्ट बाद कितने मिनट बाद चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, वो कौन बताएगा, एलसीएम बताएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, मिनट में आएगा, उसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे और 12 बजे में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याओं के लसअ तथा मसअ का गुणनफल 24 है। उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, लसअ और मसअ का गुणनफल 24 दिया है, तो ऐसे प्रश्नों में भी आप चाहें तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जिसको आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अंतर तो सबका 2 है, लेकिन लसअ और मसअ देख लीजिए। अगर मैं 8 और 6 के लसअ की बात करता हूं तो 8 और 6 का लसअ 24 हो जाएगा, तुरंत आप बता सकते हैं। अगर मसअ की बात करूं तो 8 और 6 का मसअ क्या होगा 2, तो लसअ और मसअ का गुणनफल तो 48 आ रहा है, बोला क्या है 24, कैंसिल हो गया।
इसी प्रकार अगर ऑप्शन डी को उठाऊंगा मैं, तो ऑप्शन डी का जो लस है वो 12 आ रहा है और जो मौस है वो 2 आ रहा है। दोनों का गुणनफल कितना है 24 और अंतर कितना है 2, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी। बहुत आसान होता है ऐसा करना। ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आ जाते हैं आप लोग, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, प्रोसीजर आपको पता ही होगा। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर क्रमशः 2, 6 तथा 14 शेष बचता है। ठीक, अब एक बात को समझेंगे, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 16 से भाग देने पर 6 शेष बचे और 24 से भाग देने पर 14 शेष बचे। इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है आप देख पा रहे हैं, सब का डिफरेंस क्या है 10 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मानेंगे 9999, इसको भाग देंगे 12, 16 और 24 के एलसीएम से। समझ आ रहा है, क्योंकि एलसीएम से क्यों दे रहा हूं, एलसीएम क्या करता है, एलसीएम जो होता है वो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। चूंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मेरे को चेक करना है 12 से, 16 से, 24 से, तो तीनों से अलग अलग करूंगा तो 3 अलग अलग उत्तर मिलेगा। तो मैं क्या किया, तीनों का एलसीएम निकाला जो कि 48 होगा। ठीक, 48 होगा। इस 48 से भाग दे दिया 9999 को, भाग दीजिए, 48 दूनी कितना हो जाएगा, 48 दूनी हो गया देखिए 96, 0 बार जाएगा, सीधे उतार दिया। 48 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा ये, 4 9 36, तो 48 इंटू 9 करता हूं, 9 8 72, कितना आया 2, 9 चौको 36, 36 और 7 कितना हो गया, 36 और 7 हो गया आपका 43, ज्यादा हो गया ये तो मैं कितने बार कर दूं, 8 बार। तो 48 इंटू 8 करूंगा, कितना आएगा, 8 8 64, 8 चौको 32 और 6 कितना 38, तो यहां कितने बार, 8 बार, 384, 9 में 4 5, कितना बचा 15। इसका मतलब 9999 तो एलसीएम से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसके जस्ट पहले वाली संख्या बता दिया 9984। 9984 48 से पूर्णतः विभाजित होगा, जो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। 48 से पूर्णतः विभाजित होगा तो 12, 16 और 24 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन इन तीनों केस में क्रमशः शेषफल कितना चाहिए, 2, 6 और 14, और आप देख पा रहे हैं तीनों का डिफरेंस कितना है 10, तो इस 10 को मैं जोड़ देता हूं तो उत्तर हो जाएगा 9994। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है, सॉरी 10 को घटा देता हूं, ठीक, 9999 में 15 घटाया तो क्या मिला 9984। 9984 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 48 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन मेरे को 12 से भाग देने पर शेषफल 2 चाहिए, 16 से भाग देने पर शेषफल 6 चाहिए और 24 से भाग देने पर शेषफल 14 चाहिए। लेकिन तीनों का डिफरेंस क्या है 10, तो इस 10 को मैं घटा दूंगा किस में, 9984 में, तो उत्तर हो जाएगा 9974। क्यों घटाया तो समझिए, चूंकि 9984 12 से, 16 से, 24 से पूर्णतः विभाजित है। 12 में चाहिए कितना शेषफल 2, अब 10 अगर मैं घटा दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा अब 2। 16 में कितना शेषफल चाहिए 6, अगर मैं 10 घटा दिया शेषफल कितना बचेगा 6। 24 में कितना शेषफल चाहिए 14, 10 घटा दिया तो शेषफल कितना बचेगा 14, तो उत्तर क्या होगा आपका 9974। तो ध्यान रखेंगे क्यों घटा रहा हूं वो कारण आपको पता होना चाहिए। यदि x का 8%, x का मतलब गुणा 8% मतलब 8 प्रति सैकड़ा, y का 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा, ठीक। तो x का 8% y के 4% के बराबर है, तो यहां सिंप्लीफाई करिए, कितना आ गया 2x इक्वल टू y आ गया। तो बोला है x का 20%, x का 20% मतलब x गुणा 20/100, तो x की वैल्यू यहां से y/2 पुट कर सकते हैं क्योंकि आपको y के टर्म में बताना है। तो y/2 इंटू 20/100, तो कितना आ गया y का 10% के बराबर, तो 10% ऑफ y। ठीक, आसान प्रश्न है। सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया, इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है।
तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है? तो मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य x था, अब इसको 10% सरकार ने घटा दिया तो मूल्य हो गया 9x/10। पहले x रुपए प्रति किलोग्राम चीनी मिलता था, अब 9x/10 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी मिलेगा। अब 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं, मतलब यहां पे चीनी अधिक मिलेगा। कितना चीनी मिलेगा? 837 रुपए का चीनी 9x/10 के भाव से इतना ही मिलेगा, और 837 रुपए का चीनी x के भाव से इतना मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 6.2 किलोग्राम। 837/x को कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां कितना बचा? 10/9 - 1, तो 837/x इंटू 1/9 बराबर 6.2। 9 से काट दीजिए, 9 9 81, 9 3 27, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 93/6.2। ठीक, बोला क्या है? कमी के पश्चात का मूल्य पूछा है, मतलब 9x/10 की वैल्यू पूछ रहा है। पूछा क्या है? 9x/10 की वैल्यू, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए कितना? 93 / 6.2। ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कट पिट करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा कितना? 13.50। कट पिट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर बेचा जाता है, मतलब 4 का जो क्रय मूल्य होगा वो 3 का विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यही बोल रहा है ना, 4 का जो क्रय मूल्य होगा वो 3 के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, क्योंकि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस पर बेचा जाता है। तो यहां से 4 का कॉस्ट प्राइस बराबर 3 का सेलिंग प्राइस। यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात आएगा वो हो जाएगा 3:4। चूंकि प्रतिशत निकालना है तो सीधे सीधे मान सकते हैं कॉस्ट प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस 4, तो यहां से लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 100, 33 सही 1/3%, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो? तो 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी है, तो 15% पानी है मतलब कितना पानी हो गया? 30 लीटर पानी हो गया, और शेष दूध है मतलब 170 लीटर क्या हो गया? दूध हो गया। तो 170 लीटर दूध हो गया और 30 लीटर क्या हो गया? पानी। कितना दूध और मिलाया जाए? तो मान लेता हूं कितना दूध और मिला दिए? x लीटर, और पानी तो उतना ही रहेगा। अब मिश्रण में जो मिश्रण बनेगा इसमें 87.5% दूध है, तो पानी कितना बचा? तो पानी बचा कितना? 12.5, क्योंकि 87.5 अगर दूध है तो पानी कितना? 12.5। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको और x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको 875/125 लिख सकता हूं। कट करिए, 5 से 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 सते 175 होता है, और 3 सते 21, 210। तो यहां से अगर मैं बात करूं 170 प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 210, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 लीटर। ठीक भाई, 87.5 लीटर अगर दूध है नए मिश्रण में, तो बचा कितना? पानी 12.5। अनुपात में था इसीलिए सीधे लिख दिया ऊपर नीचे। 87.5%, तो बचा कितना? 12.5%। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 20% हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक ट्रिक पढ़े होंगे आप। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत डिवाइड बाई 100, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो आया माइनस का 4%, माइनस शो कर रहा है 4% की हानि। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं। इसका प्रोसीजर भी चाहे तो आप देख सकते हैं। ये एक ट्रिक था, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा बटे 100। अगर वृद्धि होती है तो पॉजिटिव लिखते हैं, कमी होती है तो नेगेटिव।
या लाभ होता है तो पॉजिटिव और हानि होता है तो क्या लिखते हैं आप, नेगेटिव लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण मैं 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता हूं। कमी से पहले चीनी की कीमत क्या थी? इस प्रकार का एक प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। प्रारंभिक मान x मान लीजिए, इसमें 20% का कमी हो गया तो x का 80% कितना हो गया, 4x/5। तो पहले x रुपए प्रति किलोग्राम, अब 4x/5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब 600 रुपए का चीनी अगर आप खरीदने जाओगे 4x/5 के रेट से तो इतना मिलेगा, और 600 रुपए का चीनी आप x के रेट से खरीदने जाओगे तो इतना मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक, प्रारंभिक मूल्य आपको मिल जाएगा कितना, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। एक किताब की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य कितना है? ठीक, तो ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे। इस प्रकार का एक प्रश्न आपको कराया था, ठीक, जहां पे लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को लेके आप लाभ का प्रतिशत निकाले थे। उसी प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपए था। एक व्यक्ति इसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 570.72 रुपए में खरीदता है। यदि उसमें पहली छूट 20% की है तो दूसरी छूट कितने परसेंट की है? अब देखिए 570.72 रुपए में खरीदता है तो पहली छूट इसमें 20% की है, तो 820 का कितना लिख दिया, 80%। अब इसमें दूसरी छूट कितने परसेंट की है नहीं पता, तो मैं उसको मान लेता हूं 100 - x/100। तो दूसरी छूट कितने की माना, x की छूट होता है कमी, तो 100 में घटा के लिख दिया। आप यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर कितना आ गया, 57072। डिवाइड करिए 82 × 8 से इक्वल टू 100 - x। कट पिट करिए इसको, ठीक, 8 से कट हो जाएगा क्या, देख लीजिए, 8 से कट करिए इसको, 8 सते 56, 1 जीरो बचा, 8 एकम 8, 2 7 बचा, 8 तिरका 24, ठीक, और 8 चौको 32। फिर से 8 से कट करिए, हो जाएगा क्या कट, 8 से देख लीजिए, 8 एकम 8, ठीक, चलिए 2 से कर लेते हैं, 2 तिरका 6, 2 पंचे 10, 2 छिका 12, 2 सते 14, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 41। अब ये 41 से कट होगा क्या, देख लीजिए, 41 से 3567 कैंसिल करिए 41 से, तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा लगभग। 16 में 8 गया 8, 4 में 2 गया 2। अब कितने बार जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका 7 बार, 7 एकम 7, 7 चौको 28, कितना आ गया, 87 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 87 आया, इधर कितना 100 - x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13%। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कितना, 13%। सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमिक छूट 10%, 12% और 5% किस एक छूट के समतुल्य है? तो मान लिया प्रारंभिक मान 100 है, 3 क्रमिक छूट दिए, पहला 10% का, दूसरा 12% का और तीसरा 5% का। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट करिए, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल करिए, कितना आएगा 44। अब गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 3 कितना 39। इसको 19 से गुणा करिए और 100 से भाग दीजिए, 19 9 171, 171 में 11 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 182। 19 त्रिका 57, 57 और 18 कितना हो गया, 8 7 15, 75, ठीक, तो यहां कितना आ गया, डिवाइड बाई 100, तो 75.24। इसका मतलब 100 रुपए का सामान 3 क्रमागत छूट देने पर 75.24 रुपए में मिल गया। 100 रुपए का सामान 3 क्रमागत छूट दिए तो कितना में मिला, 75.24 में। तो एक सिंगल छूट कितने का देंगे, 100 - 75.24 मतलब 24.76 का। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जब भी समतुल्य बट्टा पूछेगा तो प्रारंभिक मान को हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, जिससे आसान हो जाता है। 10 संख्याओं का औसत 80 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि के कारण 50 को 60 अंकित किया गया। 10 संख्याओं का औसत 80, तो 10 संख्याओं का योग कितना हो गया 800। लेकिन ऐसा देखा गया कि 10 संख्याओं में एक संख्या 50 थी जिसको त्रुटिवश 60 लिख दिया गया था। तो इसमें 60 घटा दीजिए और 50 जोड़ दीजिए, तो देखा जाए तो 790 आएगा सही योग
कितने संख्याओं का? 10 संख्याओं का। तो औसत कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। ऑप्शन ए में होगा 79 ना, क्योंकि 800 में से 10 को घटाओगे तो क्या आएगा? 790 ही तो आएगा। 790 योग हो गया तो औसत कितना हो जाएगा? 10 संख्याओं का 79 हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत 12.5 है, अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत 13.1 है। संपूर्ण कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। तो 10 का औसत 12.5, अन्य 20 का औसत 13.1, डिवाइड बाई कितने विद्यार्थी? 30। सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये प्रथम 10 का योग, ये अंतिम 20 का योग, डिवाइड बाई कितना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12.9 आपको मिल जाएगा। 3 व्यक्ति ए बी सी का भार 84 किलोग्राम है। एक और व्यक्ति डी भी शामिल होता है। ठीक, यहां पे औसत भार होगा, भार तो हो नहीं सकता तीनों का। एक व्यक्ति और डी शामिल होता है और औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है वह ए को स्थानांतरित करता है तो बी सी डी ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार ज्ञात करें। ए बी सी का औसत भार दिया है तो आप ए बी सी का कुल भार बता सकते हो। 84 इंटू 3 252 किलोग्राम। एक और व्यक्ति डी भी शामिल हो जाता है। अब एक और व्यक्ति डी शामिल हो गया तो औसत भार 80 हो गया। तो चारों का कुल भार कितना हो गया? 320। तो ए बी सी का कुल भार 252 और चारों का कुल भार 320। तो डी का भार यहां बता सकते हो आप। 320 माइनस 252 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा क्या? ठीक, 68 किलोग्राम। ये डी का भार आपको मिल गया। यदि एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है, ई का वजन डी से 3 किलो ज्यादा है, मतलब 68 और 3 कितना? 71 किलोग्राम। वह ए को स्थानांतरित करता है तो बी सी डी ई का औसत भार, बी सी डी और ई का औसत भार 79। तो 79 इंटू 4 कुल भार हो जाएगा 4 9 36। ठीक, 4 7 28, 316। अब यहां से देखिए आपको ई का भार पता है ना, तो ई का भार कितना पुट कर दीजिए? 71। तो यहां से आपको क्या मिल गया? बी प्लस सी प्लस डी का कुल भार। 316 में 71 घटा दीजिए। 6 में 1 गया 5, 11 में 7 गया 4, कितना आ गया? 245। तो बी प्लस सी प्लस डी का कुल भार मिल गया आपको 245। अगर मैं यहां पे बी प्लस सी प्लस डी का कुल भार 245 पुट करता हूं तो मेरे को ए का भार मिल जाएगा। 320 में से 245 घटाने पे, तो 320 में से 245 घटा दीजिए, कितना आ गया? 75 किलोग्राम। ये देखिए ऑप्शन सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहां पे, अगर आप औसत अच्छी से पढ़े हैं तो आपसे बन जाएगा। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन 3:2 के अनुपात में है, मिश्र धातु बी में टीन और तांबा 1:4 के अनुपात में है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी होगी? आसान है बहुत। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए, तो 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए में सीसा और टीन 3:2 के अनुपात में है। तो यहां से सीसा कितना हो गया? देखिए 3/5 इंटू 60 और टीन कितना हो गया? 2/5 इंटू 60 कितना हो गया? 36 और 24। तो 36 किलोग्राम सीसा और टीन कितना? 24 किलोग्राम। उसी प्रकार अगर 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी में देखें, टीन और तांबा, टीन और तांबा का अनुपात है 1:4। तो टीन कितना हो गया? 1/5 इंटू 100 20 किलोग्राम। तो पहले वाले में टीन 24 है, दूसरे वाले में 20 है, दोनों को मिलाएंगे तो टीन कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक, आंसर हो गया ए। दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका खर्च का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ए की जो आय है, दो व्यक्ति ए और बी हैं, ए की आय 2x और बी की जो आय है ये कितनी है? 3x। अब देखिए खर्च बता सकता हूं ना मैं, ए का खर्च अगर बोलूं मैं तो 2x माइनस 600 हो जाएगा, क्योंकि आय से बचत को माइनस करूंगा तो खर्च मिल जाएगा।
बी का खर्च अगर देखूं मैं तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 600, और खर्चों का अनुपात आपको प्रश्न में देख कर रखा है कितना 5:9। सिंप्लीफाई करिए, x मिल जाएगा, x मिल गया तो a और b का आय आपको मिल जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। दो प्रकार के जंग रोधक स्टील के बर्तनों में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 5:21 है। दोनों प्रकार के बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए प्रकार के बर्तन में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो? तो आप केवल क्रोमियम को या केवल स्टील को लेके बना सकते हैं। जैसे पहले बर्तन में क्रोमियम कितना है तो 2/13, दूसरे में कितना है 5/26। मैं मान लेता हूं 1 किलोग्राम का है टोटल मिश्रण, तो कितना हो जाएगा ये 2/13 और ये कितना 5/26, और मिश्रण में कितना तो 7/32 और 7 39। ये आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं किसका, मिश्रण का। इन दोनों का डिफरेंस को यहां पे लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस को यहां पे लिखेंगे। समझ पा रहे हैं, अनुपात आपको मिल जाएगा। तो ये आप मिश्रण का अप्रोच लगा रहे हैं, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो इस प्रकार से ये केवल मैं क्या लिया हूं, क्रोमियम पहले में, दूसरे में, मिश्रण में, इन दोनों का डिफरेंस यहां, इन दोनों का डिफरेंस यहां, सिंप्लीफाई करेंगे अनुपात आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। कोई राशि P थी, ये कितनी हो गई 7/6P, समय कितना लगा 3 वर्ष। तो यहां से अगर मैं ब्याज देखूं कि ब्याज कितना मिला तो 7/6P माइनस P, मतलब P/6 क्या मिला है आपको ब्याज। P रुपए पे P/6 ब्याज मिला है 3 वर्ष में। तो ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ब्याज कितना मिला P/6, धनराशि कितना था P, R आपको फाइंड करना है, T आपको दिया है। तो P से P कैंसिल, 2 तिरिका 6, 2 पंचे 10, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 50/9%। ये देखिए 5 सही 5/9, उसी को क्या बोलेंगे 50/9% बोलेंगे। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है। उसी राशि पर समान दर तथा समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता होगा आपको, मिश्र धन में से मूल धन को माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 410 है क्या। P की वैल्यू आपको नहीं दिया है क्योंकि वही राशि आपको निकालना है। तो P कॉमन ले लिया, R दिया है 5 और N दिया है 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 21/20 की पावर में 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 441/400 माइनस 1, इधर कितना है 410 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इधर पे 410 है, 441 में से 400 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 41/400, 41 दहम 410। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 4000। P 4000 आ गया, बोला है उसी दर पे, तो दर कितना है 5, समय कितना 2, क्या निकाल दीजिए साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 400 रुपए आ जाएगा। तो पहले P निकाले, P मिल गया तो R और T तो आपको पता था। 2 दिनों में A, B और C मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं और अगले 2 दिनों में B और C मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब A अकेला समस्त काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो A, B और C 2 दिनों में, 2 दिन का काम कितना है 1/2 काम। तो A, B और C का अगर 1 दिन का काम देखूं तो कितना हो जाएगा 1/4 काम। ठीक, अगले 2 दिनों में B और C मिलकर 3/10 कार्य पूरा करते हैं। तो अगले 2 दिनों में मतलब B और C का 2 दिनों का काम कितना है 3/10 काम। तो B और C का 1 दिन का काम आप बता सकते हैं 3/20 काम। अब A, B, C तीनों का 1 दिन का काम पता है, B और C 2 का 1 दिन का काम पता है। अगर इन तीनों के 1 दिन के काम में से इन दोनों का 1 दिन का काम घटाऊं तो एक का 1 दिन का काम मिल जाएगा 1/4 माइनस 3/20। कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 2/20, मतलब 1/10 काम 1 दिन में कौन करता है A। तो एक काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा
10 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं, 16 पुरुष या 20 महिलाएं बोला, 16 पुरुष मतलब हो गए 16M या 20 महिलाएं, कहने का मतलब 16 पुरुष भी उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं और 20 महिलाएं भी उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकती हैं। या मतलब क्या, या तो 16 पुरुष पूरा करेंगे या 20 महिलाएं पूरा करेंगी। तो आपको ये रिलेशन पता होगा, M1 D1 by W1 इक्वल टू M2 D2 by W2, ये रिलेशन आपको पता होगा। तो M1 की वैल्यू क्या हो गया 16M, D1 की वैल्यू 25, W1 एक काम है, M2 की वैल्यू 20F, D2 की वैल्यू 25 और W2 की वैल्यू 1 है। तो 28 पुरुष और 15 महिला, 28 पुरुष मतलब क्या हो गया 28M, और का मतलब साथ में मिलके किसके 15 महिलाओं के कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना लिख दूं मैं यहां पे D3, क्योंकि वो वैल्यू मेरे को नहीं पता है। अब D3 मेरे को फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों से M और F में एक रिलेशन निकालेंगे। ये देखिए 16M इंटू 25, 20F इंटू 25, 25 से 25 कैंसिल, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो 4M इक्वल टू कितना मिल गया 5F मिल गया। ठीक, अब क्या करिए, इसके साथ में आप इसको ले लीजिए जिससे आपका M और F वाला जो टर्म है वो किसी एक के पद में आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं 16M, तो 4M बराबर कितना 5F है, तो यहां से 16F को क्या लिख सकते हो आप 4M इंटू 4 लिख सकते हो। तो 5F इंटू 4 कितना हो जाएगा 20F इंटू 25, और यहां पे देखिए 28M को क्या लिख सकता हूं 4M इंटू 7 लिख सकता हूं, 5 सते 35F हो गया प्लस 15F इंटू D3 जो मेरे को फाइंड करना है। सिंप्लीफाई करिए 20F इंटू 25, इधर कितना आ जाएगा 50F इंटू D3, तो F से F कैंसिल हो गया, 25 दूनी 50, 2 दहाम में कितना 20, तो कितना मिल गया आपको 10 मिल गया। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या का मतलब क्या होता है समझेंगे, और का मतलब क्या होता है समझेंगे। ठीक, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उसकी अवधि में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इसको भी चाहे तो आप उसी रिलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है, जबकि दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो देख लीजिए कि 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 1/8 भरता है और 1/5 खाली करता है, मतलब कितना हो जाएगा -3/40, मतलब 1 घंटे में 3/40 भाग क्या करते हैं टंकी का खाली करते हैं। अब कितना खाली करना है 3/4, तो आपको पता है 3/40 भाग 1 घंटे में खाली करते हैं, तो 1 भाग कितने घंटे में 40/3 घंटे में खाली करेंगे, तो 3/4 भाग कितने घंटे में, तो 3/4 इंटू 40/3, तो कितना लग जाएगा इनको 10 घंटा लग जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 पाइप किसी टैंक को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक को 18 मिनट में भर जाता है। पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया गया। ठीक, ये प्रश्न सेम उसी प्रकार का है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। 2 स्थानों R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। ठीक, मान लीजिए 2 स्थान है R और S, इसके बीच की दूरी कितना दिया है 42 किलोमीटर। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से R से S की ओर चलना शुरू करती है। ठीक, ये जारी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसी समय रोमिता भी किसी चाल से मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है S से R की ओर। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। मान लीजिए यहां पे मिली 6 घंटा में इतना चली और ये 6 घंटा में इतना चली, तो
दोनों के द्वारा चली गई दूरी का योग कितना होगा? 42। मतलब अनीता जो दूरी चलेगी और रोमिता जो दूरी चलेगी, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, दोनों का योग क्या होगा? दोनों का योग हो जाएगा कितना? 42। अब दूरी होता है चाल इंटू समय। अनीता का चाल कितना है? 4। समय कितना ली? 6 घंटा। रोमिता का चाल नहीं पता है, समय कितना ली? 6 घंटा बराबर 42। तो 6x बराबर 42 में से 24 को घटा दीजिए, तो 6x बराबर कितना? 12 में 4 गया 8। तो x बराबर कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया रोमिता का चाल। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, राम और प्रेम विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो 2 घंटे के पश्चात वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? बना लेंगे। ठीक, आसान प्रश्न है बहुत। 3 दूनी 6, ठीक, और यहां 2 दूनी 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर के आसपास आएगा इसका आंसर। देख लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में मोटर बोट की चाल को मैं यू बोलता हूं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है, 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल मतलब अपोजिट दिशा में कितने देर में तय करेगी? अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलूं धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटा समय। तो 80 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 20 मिनट, तो एक तो ऑलरेडी घंटे में है, 20 को घंटे में चेंज करिए तो कितना आ गया? 4/3। 4/3 सिंप्लीफाई करिए, कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की दिशा में नाव की चाल। अब देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल का मतलब क्या? u प्लस वी आपको पता है कितना? 60, और यहां से u कितना है? 45। v क्या होता है? धारा का वेग। धारा का वेग कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतनी ही दूरी मतलब कितनी? 80 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में अगर मैं देखूं, समय निकालना है आपको, तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो धारा की विपरीत दिशा में दूरी कितना? 80। चाल क्या हो जाएगा? u माइनस वी हो जाएगा। तो u 15 है और v u 45 है और v कितना है? 15। तो दोनों का डिफरेंस कितना? 30, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में चाल u माइनस वी और धारा की दिशा में चाल u प्लस वी। सिंप्लीफाई करिए तो 8/3 आया। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको सिंप्लीफाई करके 2 घंटा 40 मिनट आप लिख सकते हैं। कर सकते हैं ना? भाग दीजिए 8 को 3 से, 3 दूनी 6, तो 2 सही 2/3 घंटा। इस 2/3 को मिनट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 2 घंटा और 40 मिनट। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोटर नदी के अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे में पूरा करती है। यदि पानी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर प्रवाह में बोट की चाल क्या है? तो देखिए, दूरी आपको नहीं दिया है। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। धारा की दिशा में आपको समय दे दिया है कितना? 3 घंटा। चाल क्या हो जाएगा यहां पे? u प्लस वी। धारा के विपरीत दिशा में समय आपको दिया है 3.5 घंटा। चाल क्या हो जाएगा यहां पे? u माइनस वी। चूंकि दूरी दोनों केस में बराबर होगी, उतनी ही दूरी बोला है। दूरी दोनों केस में बराबर, दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। मतलब दूरी धारा की दिशा में जो है वही दूरी होगी धारा की विपरीत दिशा में। तो चाल इंटू समय विपरीत दिशा में। अब चाल क्या हो जाएगी? u प्लस वी। तो u प्लस वी इंटू 3 इक्वल टू u माइनस वी इंटू 3.5, मतलब 7/2। u पता है आपको कितना? u तो दिया है? नहीं दिया है। v दिया है। v कितना दिया है? 1.5, और यहां पे v कितना दिया है? 1.5। सिंप्लीफाई करके u फाइंड कर सकते हैं, 19.5 मिलेगा। तो उतनी ही दूरी बोला है, मतलब धारा की दिशा में जितना दूरी उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में। और दूरी होता है चाल इंटू समय, यहां पे भी क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय।
एक कंपनी में लगातार 2 सालों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको दिया है 42,480, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 48,640 2 सालों में। ये 1997 का डेटा है, ये 1998 का डेटा है। तो 1997 में कंपनी में लगातार 2 सालों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी, ए प्रकार का कर्मचारी 20%, बी प्रकार का 6%, सी प्रकार का। तो 1997 में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत और 1998 में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत आपको दर्शाया गया है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1997 में निम्न में से किन 2 प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1998 के कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी? मतलब कैलकुलेशन आप लोग खुद से करेंगे। जैसे सीधे मैं आंसर लेता हूं सी और डी, तो सी और डी, तो यहां पे सी और डी आप देख पा रहे हैं कितना परसेंट हो जाएगा सी और डी को मिला के 25%। किसका? 42,980 का 25% जो यहां पे है, वही 48,640 का सीओडी कितना 20%। ये दोनों डेटा क्या आना चाहिए? बराबर। ये दोनों डेटा बराबर, क्योंकि सी और डी 1997 में जितने हैं 1998 में भी उतने ही होंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो उतने ही मिलेगा। देखिए 0 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 2 छिका 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 चौको 8 और 1 9, 9,728। यहां कितना आएगा? देखिए 25 से कम 25, 25 चौको 100। ठीक, सिंप्लीफाई करिए। कुछ अलग आ रहा है क्या? 42,980 को 4 से भाग देंगे। देखिए प्रश्न क्या बोला है एक बार फिर से। वर्ष 1997 में निम्न में से किन 2 प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1998 के कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी? ठीक, तो 1998 के कर्मचारी, उत्तर क्या लिया है प्रश्न में? उत्तर लिया है देखिए सी और डी, सी और डी लिया है। तो सी और डी 1997 में कितने हैं टोटल? तो सी और डी मिला के 25%। किसका 25%? 42,980 का 25%। 42,980 का 25%, यही हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 नवा 18, 5 नवा 45, 5 चौको 20 और 4 24, 5 एकम 5 2 7, 5 दूनी 10, 10,745 आ रहा है। ठीक, ये सी और डी यहां कितना है? 20%। किसका 20%? 48,640 का 20%। 2 चौको 8, 2 छिका 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 9,728। तो आंसर और कुछ होना चाहिए। ठीक है, आप लोग चेक कर लेंगे आंसर क्या होगा। ध्यान रखेंगे सी और डी, अगर देखेंगे ऑप्शन जो लिखा हुआ है सी और डी, तो सी और डी 1997 में जो है वो 1998 के कर्मचारियों की संख्या के बराबर है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1997 से 98 में किस प्रकार के कर्मचारियों का अंतर सर्वाधिक था? 1997 से 98 में किस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का अंतर सर्वाधिक था? तो ये तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है? सी, डी, बी और ए। तो आप क्या करिए, सी कितने हैं निकाल लीजिए। तो 42,980 का 10%, डी 42,980 का 15%, बी 42,980 का 6%। उसी प्रकार 1998 का डेटा निकाल लीजिए और देख लीजिए अंतर सर्वाधिक कहां पे था। ऐसा नहीं करेंगे भाई कि 20 और 22 में 2 का अंतर, ऐसा नहीं, टोटल पे डिपेंड करता है। टोटल 42,980 है और यहां 48,640 है। ठीक, तो ये प्रश्न भी आप लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन है इसमें पूरा का पूरा। तो सी डी बी ए 1997 में कितने थे और यही सी डी बी ए 1998 में कितने हैं, दोनों में अंतर सर्वाधिक किसमें है आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 97 तथा 98 में बी प्रकार के कर्मचारियों का अंतर कितना है? यह आपको इसी प्रश्न में मिल जाएगा। 97 और 98 में बी प्रकार के कर्मचारियों का अंतर कितना है? तो 97 में निकालेंगे 42,980 का 6%, 48,640 का 10%। फिर दोनों का डिफरेंस आप बता पाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो डेटा है, ये क्वेश्चन नंबर 40 को जब आप सॉल्व करेंगे 1997 में बी कितना और 1998 में बी कितना, तो यहीं पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी, तो यह कंपनी के कर्मचारियों का कितना प्रतिशत थी। तो 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी, तो यह कंपनी के कर्मचारियों का, और कंपनी के कर्मचारी हैं कितने 1998 में 48,640, तो ये 48,640 का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे, ये लगभग आएगा, ये जैसे पूरे को लिखूं मैं, ये देखिए 48,640, इससे भाग देंगे तो लगभग 10 बार में जाएगा ये, तो लगभग क्या आएगा आपका 10% आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। तो 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या, तो 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे, ये 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। ठीक, बता सकते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ताश के 52 पत्तों में से 2 को निकाला जाता है, क्या संभावना है कि एक हुकुम और एक लाल पान है। तो देखिए 2 पत्ता निकाले हैं, तो नीचे क्या होता है प्रायिकता में, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऊपर क्या नंबर ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा 52C2, क्योंकि 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ता निकाले हैं। अब एक हुकुम है और एक लाल है, हुकुम कितना होता है 13, तो 13 में से एक, तथा एक लाल पान है और पान कितना होता है 13, तो 13 में से एक, तो क्या आ जाएगा 13 इंटू 13 डिवाइड बाई 52 इंटू 51 बटे 2 इंटू 1, ठीक 26। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी क्या 26, कितना आ गया यहां से 13 बटे 102, कटेगा क्या ये 2 बटे 3। 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्तों को निकाला जाता है, क्या संभावना है कि एक हुकुम का है और एक लाल पान है। तो हुकुम कितना होता है 13 होता है, तो हुकुम 13, तो 13C1, और पान कितना होता है 13, तो 13C1। नीचे क्या हो जाएगा 52C2, यही तो आएगा। तो ऊपर 13 इंटू 13, नीचे 52 इंटू 51 बटे 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 2 से कट करेंगे 26 आएगा, 13 से कट के 13 दूनी 26, तो 51 दूनी कितना 102। ठीक, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी है, ध्यान रखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताश के 52 पत्तों में से 2 को निकाला जाता है, क्या संभावना है कि एक हुकुम और एक लाल पान है। दोनों रिपीट हो गया है क्या क्वेश्चन। ताश के 52 पत्तों में से 2 को निकाला जाता है, क्या संभावना है कि एक हुकुम है और एक लाल पान। इसका उत्तर कितना निकाले 13 बटे 102, ये देखिए। ठीक, यहां क्या पूछा है 52 पत्तों में से 2 को निकाला जाता है, क्या संभावना है कि एक हुकुम है और एक लाल है। इसका उत्तर होगा 13 बटे 102। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन हो गए हैं, ऑप्शन थोड़े चेंज हो गए हैं, तो उत्तर क्या होगा 13 बटे 102 होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है 52 में से 2 को निकाले तो 52C2, अब 13 में से एक हुकुम और 13 में से एक पान, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा 13 बटे 102 ही तो आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 45। किसी कोड में देखिए लिखा हुआ है कोई शब्द, इसको ऐसा लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इस शब्द को कैसे लिखेंगे। ठीक, तो ये कर क्या रहा है देखिए, उल्टा लिख दिया है, ए फिर आर फिर टी फिर एस फिर ई फिर ओ और ORCH, इसको क्या किया है वो पूरा का पूरा ऐसा उठा कर रख दिया है। मतलब आप क्या कर सकते हैं देखिए, DREM ये जो दिख रहा है आपको, उसको DREA, एम नहीं है सॉरी ए है, और इधर पूरा स्टार्टिंग से करिए DNALM। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, DNALM DREA, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। मतलब देखिए ये जो है ORCH को छोड़ दीजिए, तो यहां पे जो आपको दिख रहा है तो ARTSE इसको पहले लिख दिया और पूरा का पूरा ORCH को उठा के रख दिया है। तो वही मैं किया हूं, क्या किया DNALM और
इस पूरे को उठा के यहां पे लिख दिया। यदि एंड को EQF और THE को XKG लिखा जाता है तो COM को क्या लिखेंगे? ठीक, इसको कर लीजिएगा। C को 3, कैट को 24, तो C को 3 लिखा है, कैट को 24 लिखा है। तो कैट को 24 कैसे लिखा है? C का 3, A का 1, T का 20, सबको जोड़ दिया है और C का 3 होता है। तो उसी तरह के फॉल्ट को आप लिख सकते हैं। A का क्या होगा 1, U का क्या होता है 21, T का 20, F का क्या हो जाता है 6, L का हो जाएगा आपका, क्या होता है L का देख लीजिए, A B C D E F G H I J K L, क्या होगा 12 लिख दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 20 20 40 41 42 6 48 70 आएगा लगभग, सॉरी 60 आएगा, 48 और 12 60, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, तो अक्षरों का नंबरिंग किया है और उसको जोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एक्सप्लेनेशन लिख दिया है यहां पे, कैट को 3 + 1 + 20 24, फॉल्ट को सब में जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यहां पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, एल का 20 नहीं होता है, एल का होता है 12। ठीक, एफ का हो गया 6, ए का 1, यू का 21, एल का 12, ये 20 को एक्स्ट्रा लिख दिया है, टी का हो जाएगा 20। एक खास कोड में JAKIMOPE का अर्थ है एट अ फ्रॉक्स लीप, MOLAKISO का अर्थ है टेक अ लीप अहेड, और REBOJANA का अर्थ है इंसेक्ट आर फ्रॉक्स डाइट। उस भाषा में एट का कोड क्या होगा? तो एट का कोड आपसे पूछा है, तो आप देख पा रहे हैं एट यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक, और एट आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एट का मीनिंग मिलेगा या तो JAKIMOPE, इन्हीं में से कुछ ना कुछ। RE तो मिलेगा नहीं, BO तो मिलेगा नहीं, या तो J मिलेगा या तो KI या तो MO या तो PE। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो अ कॉमन है और लीप कॉमन है, तो अ और लीप कॉमन है, और वैसे कॉमन देख पा रहे हैं क्या है आपका इधर पे, तो MO कॉमन है, तो MO कॉमन है, और क्या कॉमन है LAKISO, KI कॉमन है, तो MO और KI कैंसिल हो गया, मतलब या तो J होगा या तो PE होगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब यहां देखिए, इंसेक्ट्स आर फ्रॉक्स डाइट, तो फ्रॉक्स कॉमन है, फ्रॉक्स कॉमन है, और दोनों में कॉमन क्या है देखिए, इन दोनों में अगर देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो BOJA कॉमन मिल रहा है, तो बचा क्या PE, जिसका मतलब एट होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। कार का अर्थ पेट्रोल से जिस प्रकार है उसी प्रकार टेलीविजन का किससे है? तो कार पेट्रोल से चलती है तो टेलीविजन किससे चलेगा? बिजली से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। आग का संबंध राख से है तो विस्फोट का संबंध किससे होगा? तो आग का संबंध राख से किस प्रकार है कि आग से क्या बचती है? राख बचती है, तो विस्फोट से क्या बचेगा? मलबा बचेगा। ठीक, ये देखिए, जिस प्रकार आग से कोई चीज राख में बदल जाती है उसी प्रकार विस्फोट से कोई चीज मलबा में बदल जाती है। 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा और गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ा, मगर गरुड़ से आगे है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, छोटा कबूतर कौवा के आगे है। सबसे पीछे कौन सा पक्षी है? ठीक, तो इसको आप जमा लेंगे। सबसे पीछे आप देख पा रहे हैं क्या आएगा आपका? गरुड़ आएगा। इसको आप जमा सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है। 53 से 57 इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। ठीक, बैठक व्यवस्था का प्रश्न है। ये 8 लोग किसी प्रकार से केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। तो 8 लोग हैं, तो 8 बना लीजिए यहां पे पोजीशंस जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये 8 लोग हो गए। अब केंद्र की ओर मुंह है तो ये हो जाएगा बायां, और ये कौन सा हो जाएगा? दायां हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या बोला है? H L के बाएं तीसरा है, तो H यहां पे हो गया तो L यहां पे, तभी तो L के बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा। जो K के एकदम दाएं को है, जो मतलब L की बात कर रहा है, L K के एकदम दाएं को है, तो L जो है वो K के एकदम दाएं को है, तो K ये होगा, तभी तो L K के एकदम दाएं को होगा। R N के बाएं तीसरा है, लेकिन H या L का पड़ोसी नहीं है।
आर एन के बाएं तीसरा है, लेकिन एच और एल का पड़ोसी नहीं है। तो मतलब यहां पे और यहां पे आ सकता है कौन? आर एन के बाएं तीसरा है। मान लीजिए आर को मैं यहां लिख देता हूं, मान लीजिए, तो एन के बाएं तीसरा मतलब एन यहां आएगा तभी तो आर बाएं तीसरा होगा। अगर मैं आर को यहां पे लिखूंगा तो एन यहां पे होगा, लेकिन यहां पे तो एच है। इसका मतलब कंफर्म है कि आर यहां पे होगा, एन यहां पे होगा, तभी तो आर एन के बाएं तीसरा होगा। यहां पे तो आ ही नहीं सकता था। अब लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है, हो गया है। जे क्यू के दाएं को दूसरा है, जे जो है वो क्यू के दाएं को दूसरा, तो जे यहां क्यू यहां, तभी तो क्यू के दाएं को दूसरा होगा। तो इस प्रकार से आप भर लिए। अब बचा क्या आपका? एफ बचा है, तो एफ कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बैठक व्यवस्था को बना सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में व्यक्तियों के किस समूह में पहला व्यक्ति अगले दो के व्यक्तियों के बीच बैठा है? एल के और एन के बीच बैठा है क्या? इस प्रकार से बोल रहा है। तो देख लीजिए एल जो है वो के और एन के बीच में तो नहीं बैठा है। ऑप्शन सी इसका उत्तर बता रहा है जे एच और आर के बीच में है। तो जे जो है ये देखिए एच और आर के बीच में है, बिल्कुल सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर के एकदम बाएं कौन है? तो आर के एकदम बाएं देख लीजिए, आर के एकदम बाएं मतलब कौन? क्यू हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? आर के एकदम बाएं क्यू है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से के संबंध में जे का स्थान क्या है? तो के संबंध में जे का स्थान, तो के बाएं तीसरा है जे, तो इसका क्या हो जाएगा? बाएं को तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता है। आर क्यू एल के एच जे, आर क्यू एल के एच जे, तो आर क्यू एल के एच जे एक एक छोड़ के बढ़ रहा है। तो इसमें अलग क्या दिख रहा है आपको? एफ क्यू। क्या एफ क्यू अलग है क्या? बिल्कुल है, ये देखिए। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? एफ क्यू, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 58 से 62 के लिए क्या बोला है? निम्नलिखित प्रश्नों में यह प्रतीक का प्रयोग किया गया है, इन प्रतीकों का अर्थ दे दिया है। जैसे पहला प्रतीक है, इसका मतलब है बी से ए छोटा नहीं है, मतलब बी से ए क्या है? बड़ा है और बराबर है। ए न तो बी से बड़ा है नहीं उसके समान है, ए न तो बी से बड़ा है नहीं उसके समान है, मतलब बी से छोटा है। इसका अर्थ है ए न तो बी से छोटा है नहीं उसके समान है, मतलब ए बी से बड़ा है। बी ए से बड़ा नहीं है, बी ए से बड़ा नहीं है, मतलब बी से ए बड़ा नहीं है। तो बी से ए बड़ा नहीं है मतलब क्या हो जाएगा? बी बड़ा है या बराबर है किससे? ए से। इसका अर्थ ए ना तो बी से बड़ा है नहीं उससे छोटा है, मतलब ए बराबर है किसके? बी से। अब ये जो निर्देश दिए गए हैं इनका आपको यूज करना है और कथन और निष्कर्ष आपको आगे दिए गए होंगे, उसमें पता करना है कौन से निष्कर्ष सत्य हैं कौन से असत्य हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पहले के टेस्ट में भी आ चुके हैं, तो आपको मैं केवल एक प्रश्न करके बता रहा हूं, बाकी प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए 4 कथन दिए गए हैं। सबसे पहले एट द रेट वाले को देखिए। एट द रेट वाले का अर्थ क्या होता है? ए ग्रेटर देन बी, तो यहां पे क्या लिखूंगा? एफ ग्रेटर देन एच। परसेंट वाले का अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहां पे क्या लिखूंगा? एम लेस देन इक्वल टू एच। अब देखिए तीसरा वाले का क्या मतलब है? तीसरे वाले का मतलब आपको दिख रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो यहां पे क्या लिखूंगा? एम ग्रेटर देन इक्वल टू आर। स्टार वाले का मीनिंग आपको दिख रहा है, स्टार वाले का मीनिंग बराबर है, तो यहां पे क्या लिख दूंगा? G इक्वल टू एम। अब सबको मिला दीजिए, F ग्रेटर देन H और H ग्रेटर देन इक्वल टू M और M ग्रेटर देन इक्वल टू R और R। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? G इक्वल टू M है, G इक्वल टू M है। इसको अलग से लिख लीजिए। चलिए G इक्वल टू क्या है? M है। अब निष्कर्ष को देखिए, ये निष्कर्ष का मीनिंग क्या है? तो इस निष्कर्ष का मीनिंग क्या हो जाएगा? निर्देश के हिसाब से F ग्रेटर देन इक्वल टू R, एट द रेट वाले का क्या हो जाएगा? F ग्रेटर देन R और इसका वापस से क्या हो जाएगा? H ग्रेटर देन इक्वल टू G। अब इन तीनों निष्कर्षों को चेक करना है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे कि F से R जाना है और बराबर साथ नहीं छूटना चाहिए।
तो F से R जा सकते हैं क्या? F से H गया, H से M, M से R गया, लेकिन बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो पहला गलत हो गया। F से R जा सकते हैं क्या? F से बिल्कुल R जा सकते हैं, दूसरा सत्य हो गया। H से G जा सकते हैं क्या? और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो H से M गया और M से G जा सकता हूं, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, तो ये सत्य हो गया। तो दूसरा और तीसरा सत्य है, तो केवल 2 और 3 सत्य होगा। ऑप्शन ए सही होगा आपका। केवल 2 और 3 सत्य है, पहला क्या है आपका? गलत है। ठीक, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61 जो भी दिए गए हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। 58 से 62 पूरे प्रश्न आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पुराने टेस्ट में भी ऐसे प्रश्न करा चुका हूं, पहले आप इनका अर्थ लिखेंगे, आपको बता चुका हूं ये ओपन गेट होता है, ये क्लोज गेट होता है। इधर से क्लोज हो गया, ठीक, इधर से ओपन हो गया, ये दोनों साइड से क्या है? ओपन है। आइदर और का कंडीशन भी बता चुका हूं, कहां पे आइदर और लगेगा, कहां पे आइदर और नहीं लगेगा। ठीक, तो यहां पे आपको दिख रहा है कहीं पे आइदर और लगता हुआ, तो यहां पे आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है आइदर और लगता हुआ। आइदर और के लिए कंडीशन आपको बता चुका हूं, ग्रेटर देन, बराबर, लेस देन, बराबर, बराबर ग्रेटर देन या बराबर लेस देन, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिखेगा, एलिमेंट सेम होगा, तो आप आइदर और के लिए ट्राई करेंगे। इसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, इस प्रकार के चिन्ह, मतलब 2 निष्कर्षों में तीनों चिन्ह आ गए तो भी आप आइदर और के लिए चेक करेंगे, एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न क्रमांक 58 से 60 तक के प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है? भाग, भाग का अर्थ क्या बोला है? माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोला है? ठीक, देखो भाग का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ बोला है गुणा और गुणा का अर्थ क्या बोला है? प्लस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग देंगे, तो क्या लिखेंगे? 8 भागित 6, 2 चौको 8, 2 तिरिका 6, कितना आ गया? 4/3 माइनस 4 गुणा 7 प्लस 3। अब क्या करेंगे? गुणा, तो 4/3 माइनस 7 चौको 28 प्लस 3। अब आपका मन है जो करना है वो करिए, तो माइनस 25, सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा? 25 तिरिका 75 में 4 गया 71, तो माइनस का 71/3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ भाग हो, तो यहां पे आपको प्रश्न, ठीक, छूट गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्रश्न आपको दिया रहेगा समीकरण के रूप में, गुणा के प्लेस पे प्लस लिखेंगे, भाग के प्लेस पे माइनस, माइनस के प्लेस पे गुणा और प्लस के प्लेस पे क्या लिखेंगे? भाग। प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चुनचुन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन अगस्त 15 के बाद लेकिन 18 से पहले है। 15 के बाद है लेकिन 18 से पहले है, मतलब 16 या 17 तारीख को ही होगा। उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्म 16 के बाद तथा 19 के पहले। 16 के बाद मतलब 17, 18 और 19 से पहले है। अगस्त के किस तिथि को चुनचुन के भाई का जन्मदिन है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। ठीक, 17 हो जाएगा। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, तो राम के पिता की आयु, तो राम की आयु मान लीजिए कितनी? x, तो पिता की आयु कितनी? 4x। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु राम के उस समय की आयु के 9 गुनी हो जाएगी। राम के उस समय की आयु के 9 गुनी, तो 4x + 5 = 9x प्लस, अच्छा, राम के उस समय की आयु से 9 गुनी थी। अब एक बात समझिए, राम के उस समय की आयु के 9 गुनी थी, मतलब क्या हो जाएगा यहां पे? ये जो राम की स्टार्टिंग की आयु थी, ठीक, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी, तो राम की आयु x, तो राम के पिता की आयु 4 गुनी 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष पहले बोला है, तो 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु, उसके पिता की आयु राम की आयु की 9 गुनी, तो यहां से 4x - 5 = 9x - 45, कितना आ जाएगा? 5x = 40, तो x कितना आ गया? 8 आ गया, तो राम की वर्तमान आयु क्या है? 8 वर्ष। ध्यान रखिएगा, पहले बोला था, मैं बाद सोच रहा था। 10 वर्ष बाद a की आयु b की 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो।
10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो। अब मतलब वर्तमान में, तो बोला क्या है, वर्तमान में बी की आयु अगर x तो ए की आयु कितना, x प्लस 9, ठीक। और 10 वर्ष बाद क्या बोला है देख लीजिए, 10 वर्ष बाद क्या बोला है, सबसे पहले तो 10 वर्ष बाद बी की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 10 और ए की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 19। 10 वर्ष बाद ए की आयु मतलब x प्लस 19 बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगना है, और बी की 10 वर्ष पहले की आयु क्या लिखूंगा, x माइनस 10 का 2 गुना, क्योंकि वर्तमान में x तो 10 वर्ष पहले x माइनस 10, तो x प्लस 19 बराबर 2x माइनस 20, तो माइनस x इक्वल टू कितना आया, 39, मतलब x 39 आ रहा है, x 39 आ रहा है, मतलब वर्तमान आयु b की कितनी है, 39 वर्ष है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, घड़ी की सुइयां 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो एक इसका ट्रिक ये है कि घंटे वाले को 30 से और मिनट वाले को 5.5 से गुणा करो, तो ये हो गया 150, ये हो गया 82.5, दोनों का डिफरेंस बता दो तो दोनों का डिफरेंस आएगा 67.5 डिग्री। ट्रिक है इसका, प्रोसीजर भी होता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। बैठक का निर्धारित समय क्या था, ठीक। तो 8:50 से 20 मिनट पहले मतलब 8:30 पे कौन पहुंचा, सतीश, और सतीश को यह एहसास हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है, ठीक। मतलब 30 मिनट पहले मतलब 9 बजे, और 9 बजे अगर ये आता तब 40 मिनट देरी से आता ये, ठीक। 40 मिनट देरी से आता जब 9 बजे आता, मतलब सही समय क्या होगा, 8:20 होगा। उत्तर हो जाएगा ए। आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था, संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो तो संजय किस दिन पैदा हुआ था, ठीक। संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ, 12 दिन पहले मतलब आप बता देंगे 15 फरवरी से 12 दिन पहले, उस दिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1980 ये सोमवार को पड़ा था। अब आगे का दिन आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। 71 से 75 के लिए क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी गई जानकारी के आधार पर दीजिए। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 2 विपरीत सतहों को समान रंग से रंगा गया है। इस प्रकार 6 सतहों को रंगने के लिए लाल, पीले तथा हरे रंग का प्रयोग किया गया है। रंगने के बाद इसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काट दिया गया है। काटने के बाद की स्थिति पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, चाहे तो आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, कुल कितने छोटे घन मिलेंगे, तो छोटे घन की संख्या ये क्या होता है, बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा, आप n फैक्टर निकाल लेंगे। तो बड़े घन की भुजा क्या है 16 और छोटे घन की भुजा क्या है 4 है। छोटे घन की भुजा क्या है 4, तो बड़े घन की भुजा 16 और छोटे घन की भुजा क्या है 4, तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 4, और n क्यूब करने पे आपको क्या मिल जाता है, छोटे घनों की संख्या 64 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। तो घन वाले बहुत सारे प्रश्न आपको पहले ही करा चुका हूं, सिर्फ एक सतह रंगा हुआ हो, ठीक, सिर्फ एक सतह रंगा हुआ होगा तो आपको पता है n फैक्टर आपको क्या मिल चुका है 4, चाहे तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक, चाहे तो फॉर्मूला से करिए, चाहे तो आप कॉन्सेप्ट आपको बता चुका वहां से करिए। तो 71 से 75 प्रश्न पूरे घन पर आधारित हैं, तो ये आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। या तो फॉर्मूला आपको याद होगा, एक सतह रंगीन वाला फॉर्मूला क्या है, 2 सतह वाला फॉर्मूला क्या है, तो या तो फॉर्मूला से करिए, या मैं आपको पहले के टेस्ट के वीडियोस में बता चुका हूं कि कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक। तो ये आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। आप लोगों को आगे के परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के टेस्ट सीरीज विश्लेषण अंक में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं।
इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे आपके टेस्ट क्रमांक 51 यानी 51 के हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्नों का विश्लेषण। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? आपको पहचानना है कि कौन सा विदेशी शब्द है। अनार, पंकज, विशाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अनार शब्द जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ी में या हमारी हिंदी में किस भाषा से आया है? फारसी भाषा से आया है। तो ये क्या है? एक विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, भानु का पर्यायवाची क्या है? भानु आपको पता होगा क्या है? भानु सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, विरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति मतलब सब चीज से परे हो जाना, दूर हो जाना। ठीक, ऑप्शन है आपके पास आसक्ति, भक्ति, अनुरक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, विरक्ति का अर्थ होता है अनुरक्ति, आसक्ति नहीं होता। आसक्ति मतलब किसी एक चीज के लिए लगाव, ठीक है, जबकि अनुरक्ति का अर्थ होता है दूर होते हुए भी उसके निकट रहना मन से। तो विरक्ति का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? अनुरक्ति होता है। याद रखिएगा इसको, बहुत कंफ्यूजन होता है आसक्ति और अनुरक्ति में। अगला प्रश्न है, अंबर का अनेकार्थी कौन सा है? अनेकार्थी मतलब पर्यायवाची कौन सा है? ठीक, आकाश, वेद, गज, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता है अंबर किसको बोलते हैं? आकाश को। दिगंबर, दिशाएं, अंबर। ठीक, अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देना है, बहुत कठिन काम करना है, बहुत कठिन। ठीक, तब उसको क्या बोलते हैं? अग्नि परीक्षा देना। ठीक है, अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन काम करना। अगला प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ क्या है? गाल बजाना मतलब जब दो शत्रु आपस में खड़े हैं तो एक उसके शब्द विरोध में कुछ बोल रहा है, दूसरा उसके विरोध में बोल रहा है, तो सामने वाला बोलता है कि तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके केवल गाल बजा रहा है, मतलब दिखावा करना, जबरदस्ती। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? बढ़ चढ़कर बातें करना। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना। जब राम जी वनवास से आए तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, मतलब प्रसन्नता प्रकट करना। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ क्या है? पता होगा आपको, केवल बाहरी आडंबर होना। ठीक है, यानी दुकान को एकदम सजा धजा के रखे हैं और अंदर खाने में टेस्ट ही नहीं है, वही क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न है, टीम टाम करना का अर्थ क्या है? टीम टाम का अर्थ होता है व्यर्थ दिखावा करना। ठीक है, ये क्या मशरूम कट कर लिया है, जबरदस्ती का टीम टाम कर रहा है। ठीक है, टीम टाम का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ होता है दिखावा करना। लिख लेंगे इसको, आंसर इस यहां पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है हमारे पास, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है, पौ 12 होना का अर्थ क्या है? पौ 12 का अर्थ होता है हर तरफ से लाभ ही लाभ होना, हर तरफ से लाभ होना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, लाभ होना। अगला प्रश्न है, झुंड, मेला आदि संज्ञा के किस प्रकार के उदाहरण है? संज्ञा का कौन सा उदाहरण है ये झुंड शब्द, मेला शब्द? आपको नाम से ही पता चल रहा है किस चीज का बोध करा रहा है हमको? समूह का बोध करा रहा है। तो यहां पर समूहवाचक संज्ञा है झुंड, मेला। ठीक, भीड़, कक्षा, ये सब क्या है? समूहवाचक शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है, राम एक फूलों की माला बाजार से लाया। ये वाक्य गलत है, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। ठीक है, एक फूल से माला बनता है क्या? नहीं बनता है। ठीक, क्या होगा? राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, सही होगा वाक्य। देखिए कहां पर लिखा है, राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है आपका। चलिए, अगला प्रश्न है, अपठित शब्द का अर्थ है। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा ना गया हो। ठीक है, जो पढ़ा हुआ ना हो। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। अब तुम जाओ, यही सही है। अब तुम जाइए गलत है। अब तुम जाना गलत है। अब तुम जा, ये भी गलत है। ठीक, क्या होगा? अब तुम जाओ। अगला प्रश्न है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। परिभाषा तो किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा और सर्वनाम की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध कराता है? पहला ऑप्शन है का अर्थ होता है क्या। छत्तीसगढ़ी में का अर्थ क्या होता है? क्या। तो ये निश्चयार्थक है क्या? नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका
ला जो पद है ये भी निश्चितता को नहीं बताता है। हर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? राम हर रावण ला मारिस, ठीक, निश्चितता का बोध करा रहा है कि कौन मारा है, रावण को रामिच मारा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। समूहवाचक शब्द है उसको आपको पहचानना है। चाउर, डोली, प्याज, बर्दी। तो बर्दी किसको कहते हैं? जो गायों का या गौवंशी पशुओं का जो भीड़ होता है, जो चरने के लिए जाते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बर्दी। बर्दी ढिलागे। बर्दी और गोहड़ी दो शब्द होता है, याद रखिए, बर्दी और गोहड़ी, ठीक है। ये क्या है? पशुओं का झुंड ही क्या है? बर्दी है, गोहड़ी कहलाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं वैसे, स्वामित्व के आधार पर। जब पूरे गांव भर का गाय जो है वो एक साथ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बर्दी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, मान लो कोई सेठ आदमी है, उसने पर्सनल एक चरवाहा रखा हुआ है और उसकी गायें जब जाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे? गोहड़ी बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक। चलिए, तो यहां पर समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? बर्दी। अगला प्रश्न है, माई पिल्ला में कौन सा समास है? माई औ पिल्ला क्या हो गया? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंतर्गत भी अगर जाएंगे तो ये समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है? क्रिया। थोरकिन नहीं, स्नान नहीं। देखो स्नान में कंफ्यूज हो गए, स्नान मतलब होता है स्नान, लेकिन स्नान शब्द क्रिया नहीं है। क्रिया क्या है? स्नान करना, ये क्रिया है, ठीक है। अगम जानी नहीं। ओसाना बिल्कुल सही। ओसाना का अर्थ क्या होता है? जो धानों से या धान जो फसल होती है हमारी, उससे गोटी लोग को बाहर निकालने की क्रिया ही क्या है? आपने देखा होगा पंखा चलाते हैं और धान को ऐसे उड़ाते हैं, वही क्या है? धान को ओसाना। क्या है? ये एक क्रिया है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अरकट्टा का अर्थ क्या है? अरकट्टा किसको बोलते हैं? अरकट्टा बोलते हैं शॉर्टकट को, छोटा रास्ता, ठीक। जैसे कि आपको यहां से यहां जाना है और रास्ता ऐसा है और एक रास्ता जो है वो ऐसा है, ठीक। तो ये क्या है? यही कहलाएगा अरकट्टा, ठीक। अगला प्रश्न है, हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील का अर्थ क्या है? देखिए इसका मतलब क्या है? मान लो कोई व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये जंगल घूमने गया, ठीक है। ये जंगल घूमने गया है, जंगल है यहां पर एक पत्थर पड़ा है, इस पत्थर में जाके हपट जाता है। अब इसको पत्थर पे गुस्सा आ रहा है। अब ये घर आया वापस, ठीक। घर में इसके एक सिल है, सिल जानते हो जिसपे चटनी वटनी पीसते हैं, वहां आया और इसको मारने लगा, इसको पीटने लगा सिल को। तो यही अर्थ होता है क्या? इसका गुस्सा निकाल रहा है इस पे, समझ रहे बात, ठीक। किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। हपटे बन के पथरा, बन के पथरा में हपटा है और घर के सील को फोड़ रहा है। अगला प्रश्न है, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है? सुआ हमर संगवारी जो है बहुत अच्छी रचना मानी जाती है, किसकी? लखनलाल गुप्त जी की, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं, लखनलाल गुप्त सही है। अगला प्रश्न है, भाषा के सही रूप काला कहे जाते हैं। भाषा का वास्तविक रूप क्या है? भाषा का वास्तविक रूप वह रूप है जिसमें हम आपस में व्यवहार करते हैं बैठकर, यानी मौखिक रूप, ठीक। मौखिक रूप ही क्या है? भाषा का सही रूप है। अगला प्रश्न है, तेजाब शब्द कैसन संज्ञा है? तेजाब एक द्रव्य है, एक पदार्थ है, तो ये कैसी संज्ञा हुई? द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। क्लियर? अगला प्रश्न है, स्वयं कैसन किस्म के सर्वनाम है? स्वयं, मैं स्वयं अपन काम कर लूं, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं है ना, मैं की पुनरुक्ति कर रहा है कि नहीं? मैं स्वयं अपन काम कर लूं, मैं एक बार प्रयोग हो गया है, स्वयं अपन काम कर लूं, मैं स्वयं अपन काम कर लूं। तो स्वयं शब्द मैं की पुनरुक्ति कर रहा है, तो वो क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। तो ये थे आपके टेस्ट क्रमांक 51 के प्रश्न क्रमांक 76 से लेकर प्रश्न क्रमांक 100, यानी हिंदी और छत्तीसगढ़ी के भाषा का विश्लेषण। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।